जब शिमला कॉन्फ्रेंस भी फेल हो गई तो ब्रिटेन ने या ब्रिटिश ने यह चाहा कि क्यों ना मुसलमानों की और हिंदुओं की कैपेबिलिटी चेक की जाए। मुसलमानों की नुमाइंदा जमात मुस्लिम लीग और हिंदुओं की नुमाइंदा जमात कांग्रेस थी। इन दोनों की कैपेबिलिटीज चेक करने के लिए 1946 और 1947 में जनरल इलेक्शंस करवाए गए ताकि पता लगाया जा सके कि ये मैनिफेस्टोज जो ये पार्टीज लेके आई हैं ये दुरुस्त भी हैं या नहीं। मुस्लिम लीग का ये मैनिफेस्टो था कि जितने भी मुसलमान बड़े सगीर में बसते हैं उनको मुस्लिम लीग रिप्रेजेंट करती है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो ये था कि जितने भी लोग बड़े सगीर में बसते हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं या किसी और माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सब की नुमाइंदा जमात सिर्फ़ और सिर्फ कांग्रेस है। जब ब्रिटिश ने इलेक्शंस करवाए या इलेक्शंस की पेशकश की तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स मैदान में उतारना शुरू कर दिए। मुस्लिम लीग ने भी और कांग्रेस ने भी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स मैदान में उतार दिए। इन दोनों पार्टीज के अपने अपने मैनिफेस्टोज भी थे, लेकिन कांग्रेस का कोई खास मैनिफेस्टो नहीं था सिवाय इसके कि वो मुस्लिम लीग की राह में रुकावटें डालना चाहते थे और उनको हराना चाहते थे। कांग्रेस का सिर्फ यही मंशूर था कि वो चाहते थे कि किसी ना किसी तरह मुसलमानों की राह में रुकावटें डाली जाएं ताकि वो इलेक्शन ना जीत सके। उनके लीडर्स ने कई दौरे भी किए बड़े सगीर के और काफ़ी मुस्लिम पार्टीज़ को अपने साथ मिला लिया ताकि मुसलमानों की या मुस्लिम लीग की राह में रुकावट डाली जा सके। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग का मंशूर बहुत ही क्लियर और विजिबल था। उनके लिए तो डू एंड डाई सिचुएशन थी। आप ऐसा समझ लीजिए कि लाइफ एंड डेथ सिचुएशन थी। क्यों? क्योंकि कायदे आज़म ये कह चुके थे कि अगर मुसलमान मुस्लिम लीग को वोट नहीं देते तो पाकिस्तान रेजोल्यूशन का कोई जवाब नहीं बनता और ना ही इस बड़े सगीर में टू नेशन थ्योरी का कोई जवाब बनता है। चुनाचे मुस्लिम लीग के लिए या मुसलमानों के जीतने के लिए ये एक डू और डाई सिचुएशन थी। इस सिलसिले में मुस्लिम लीग के कई लीडर्स ने बड़े सगीर का दौरा करना शुरू कर दिया। कायदे आज़म की हालांकि उस वक्त तबीयत कुछ नासाज थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़े सगीर का दौरा किया और तमाम मुसलमानों को इकट्ठा करने की कोशिश की। यही वजह है कि मुस्लिम लीग में काफ़ी अलग जमातों के लोग भी शामिल होना शुरू हो गए और मुस्लिम लीग काफ़ी पॉपुलर भी होना शुरू हो गई। कायदे आज़म इन हिज पब्लिक मीटिंग्स चैलेंज द कांग्रेस ओपनली एंड ब्लंटली that Muslim League will prove its demand for Pakistan true in elections and the Muslims of subcontinent will not satisfied until they get Pakistan। उन्होंने ये बात साफ वाज़े कर दी थी अपनी पब्लिक मीटिंग्स में और अपनी स्पीचेस में कि मुसलमान तभी सुकून का सांस लेंगे जब वो इलेक्शंस में कांग्रेस को हरा दें और एक अलग वतन का मुतालबा करें। दूसरी तरफ मुस्लिम स्टूडेंट्स भी सामने आए और उन्होंने भी बड़े सगीर का दौरा करना शुरू किया और मुस्लिम लीग के वर्कर्स ने मुसलमानों को यकजा करना शुरू किया ताकि वो मुस्लिम लीग को वोट दें ताकि एक अलग वतन का मुतालबा स्ट्रॉन्ग किया जा सके। यही वो वक्त है कि फिजा गूंज उठी, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और विद ईच पासिंग डे मुसलमानों की कंडीशन और मुस्लिम लीग की कंडीशन बड़े सगीर में स्ट्रांग होती गई। जब आप कोई पेपर देते हैं तो उसके रिजल्ट का इंतज़ार भी करते हैं। इसी तरह जब इलेक्शंस हुए तो उसके रिजल्ट का इंतज़ार किया गया और रिजल्ट आया तो इट वाज क्वाइट शॉकिंग। 1945 में सेंट्रल लेजिस्लेचर इलेक्शन करवाए गए। उसमें मुस्लिम लीग या मुसलमानों के लिए 30 सीट्स रखी गई और आउट ऑफ 30 सीट्स मुसलमान या मुस्लिम लीग 30 की 30 सीट हासिल करने में कामयाब हो गए। इसका मतलब यह था कि मुसलमानों ने 100% विक्ट्री ले ली थी सब कॉन्टिनेंट में। इसके बाद जब 1946 में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर असेंबली के इलेक्शन करवाए गए तो उसमें मुसलमानों या मुस्लिम लीग के लिए 492 सीट्स रखी गई। इसका रिजल्ट भी बहुत ही शॉकिंग था क्योंकि मुसलमानों ने इसमें से 468 सीट्स हासिल की थी। इससे साफ जाहिर होता है कि दोनों इलेक्शंस में मुसलमानों को खास बर्तरी हासिल थी और ये इस चीज़ का अंदिया दे रहा था कि मुसलमान एक अलहदा वतन चाहते हैं जो कि हिंदुओं से सेपरेट हो, जहां वो अपने निज़ाम को अपने तौर तरीके से चला सकें। यही वो वक्त था जब मुसलमानों ने डिसाइड कर लिया कि वो अलग मुल्क चाहते हैं,
الگ ریاست چاہتے ہیں جہاں وہ پرسکون زندگی گزار سکیں.